हाँ, तो सबसे पहले हम लोग तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हमें डिस्कस करना है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी को पता है? हाँ, बातें बंद कीजिए पीछे। अरे हाँ जी, आप दोनों ध्यान दो, टॉपिक स्टार्ट हो गया। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? यस, वेरी गुड। हाँ, यस, हाँ, yes. So at a moment we cannot accurately measure momentum and position of a particle. कि अगर आप पोजीशन सर्टेनिटी से बता पा रहे हो कि पोजीशन तो डेफिनेटली यही है, तो फिर आप मोमेंटम में सर्टेनिटी नहीं होगी, और अगर आप मोमेंटम एक्यूरेटली बता पा रहे हो तो पोजीशन नहीं बता पाओ। राइट? सो स्टेटमेंट लिखते रहो। क्या है? वी कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन position and momentum of a particle. We cannot accurately determine position and momentum of a particle at a moment. फिर आप इसमें ऐड करेंगे the product of minimum uncertainty in position and momentum will be h upon 4 pi. Huh? The product of uncertainty in momentum and position will be मिनिमम कितना होगा? h अपॉन 4 पाई। हाँ, सो डिस्कस करते हम लोग। ये डेल पी है, पी मोमेंटम है और डेल इज चेंज इन मोमेंटम। हालांकि चेंज नहीं है, इट इज एरर इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ आपने मेजर करी 100 एंड यू नो कि हो सकता है कुछ आपने एरर किया होगा, तो आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हो एंड देन आप एक एरर डिसाइड करते हो कि शायद 1% एरर हुआ होगा। तो 1% एरर का मतलब है कि आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, अब आप कैसे एक्सप्रेस करते हो उस पर डिपेंड करता है, बट अगर आपने ±1% लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करी है वो 99 से 101 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 100 कैलकुलेशन बोला है कि 100 है ये, और आपने एरर लिखा है साथ में कि ±1%, इसका मतलब है कि वो 99 से 100 के बीच में कुछ भी, सॉरी 99 से 101 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कि 1% ज्यादा और 1% कम। राइट? तो जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, उसी को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। कि 99 से 101 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है ना, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दोज नंबर्स। राइट? तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। तो जैसे ये है क्या? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सॉरी मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी कैलकुलेट uncertainty or calculate position accurately? What if there is no uncertainty in position? So अगर बोलोगे कि if del x is 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? No uncertainty in position, कि पोजीशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा पी इंटू 0, मैथमेटिकली इट्स नॉट डिफाइंड बट चलो अभी करते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कि डेल्टा पी विल टेंड टू इंफिनिटी। नहीं क्या? ये 0 नहीं होगा, दिस टेंड्स टू 0। अगर मान लो, हम आइडियल सिनेरियो लेकिन मान लो कि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन बता भी दिया,
आइडियल सिनारियो, प्रैक्टिकली नहीं है। तो ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर। तो हालांकि ये मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि 0 का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन है। तो फिर मोमेंटम की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एरर आएगा कि इफ डेल्टा एक्स इज 0, डेल्टा पी विल टेंड टू इंफिनिटी, एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ डेल्टा पी इज 0 देन डेल्टा एक्स विल ऑल्सो बी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी वेरी हाई। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि इफ दैट हैपेंस, द अनसर्टेनिटी in momentum will be very high। अब इसका और दूसरा साइड भी हम प्रूव कर सकते हैं, इफ वी कैलकुलेट मोमेंटम एक्यूरेटली देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी मैक्सिमम और वेरी हाई, है ना। तो दूसरा पार्ट आप लिखते चलो साथ साथ में, मतलब कॉपी पेस्ट करना है बेसिकली, कि इफ डेल्टा पी इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, नो अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। कि मोमेंटम में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इसका मतलब क्या बोलोगे आप कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इफ इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, सिंपली डेल्टा एक्स विल टेंड टू इंफिनिटी, मतलब वेरी हाई अनसर्टेनिटी इन कहां पे, पोजीशन। ना द क्वेश्चन इज कि सर इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा कि एक दे देंगे दूसरा पूछ लेंगे कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0.33 और 0.83 कुछ भी नंबर, देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, नाउ फॉर अ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, जो रियल वर्ल्ड हम जो जिसको देख पाते हैं, उसके लिए मैटर नहीं करता। जैसे जिसका लेंथ ही 1 मीटर है, उसमें 0.00001 मीटर का अगर एरर आ भी जाए तो इट वोंट मैटर, राइट, हमें पता भी नहीं चलेगा अगर वो आएगा तो ये चीजें मैटर कहां करती हैं, जहां पे हम बहुत ही छोटे लेवल के पार्टिकल्स पर डिस्कशन करें, जिनका मास बहुत कम है, जिनका साइज बहुत छोटा है, जिनमें लेंथ की पोजीशन पिकोमीटर और नैनोमीटर में है, राइट। तो वहां छोटा सा एरर भी बहुत ज्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा टू द एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो इसलिए वहां पे ये चीजें एक्यूरेटली दिखती हैं। अब इससे हम बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, एक दो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले तो इसके मॉडिफिकेशंस करने जरूरी है कि अगर मोमेंटम का पता चल गया तो क्या हम इससे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का या स्पीड का कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो यहां तक लिख लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन विल बी, आप चाहो तो हेडिंग दे देना वैसे ही, मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम तो हो ही गया, स्पीड एंड पोजीशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की स्पीड और उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो होगी उसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो होगा दैट विल अपीयर ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब इसमें एरर की वजह से इसमें एरर आ रहा है, तो m इंटू डेल्टा वी हो गया। इसको उठा के हम रख देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू डेल्टा वी दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम टोटल इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट। तो यहां से अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला,
राइट। थर्ड मॉडिफिकेशन इसका हम करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। मतलब हाँ, मॉडिफिकेशन सेकंड हो गया, मतलब थर्ड फॉर्मूला जो होगा, तो सेकंड मॉडिफिकेशन और थर्ड फॉर्मूला जो इससे हम डिराइव कर सकते हैं वो ये है कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम। कैसे? फिर से आते ओरिजिनल। हाँ, मास में अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन में नहीं रहेगी। देखो क्या है कि जिस मास में हो सकती है वैसे तो, पर जो भी हम टाइनी पार्टिकल कैलकुलेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो उसमें मास वेरिएबल नहीं है, उसकी पोजीशन वेरिएबल है। मास वेरिएबल तब हो सकता है जब वो बहुत ज्यादा स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के रेंज में चला जाए, तो मास में वेरिएबिलिटी आती है, राइट। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज क्या हो रहा है उसमें, उसकी पोजीशन एंड उसकी स्पीड, राइट। तो हम उसकी अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं, है ना। नाउ सो अपन लिखेंगे डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में, मतलब इसमें डेल टी से डिवाइड भी कर देते हैं और साथ में डेल टी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सेम इक्वेशन रहेगा। नाउ दिस टर्म इज अनसर्टेनिटी, मतलब ये फोर्स है बेसिकली इन अ वे। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है वो फोर्स होता है ना, राइट। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, राइट। एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एनर्जी या वर्क, राइट। सो ये जो अनसर्टेनिटी है वो हमें क्या देगी? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। और ये जो है वो क्या देगा? अनसर्टेनिटी इन टाइम। दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। देख लो एक बार फिर से, क्या किया हमने? डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो डेल पी बाई डेल टी इज फोर्स इनटू uncertainty in position will give you uncertainty in energy, because force is change in linear momentum per unit time multiplied by that is force, and then distance से multiply कर दोगे तो that is energy और work। है ना। फॉर रेफरेंस फ्यूचर के लिए लिख लेना आप साइड में, डेल पी बाई डेल टी जो होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है, F। हाँ, मतलब उसी से देखो, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम अगर फोर्स होता है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अपॉन अनसर्टेनिटी इन टाइम विल बी अनसर्टेनिटी इन फोर्स, है ना। पर ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है कि फोर्स इज चेंज इन लिनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन लिनियर मोमेंटम अपॉन अनसर्टेनिटी इन टाइम है। दोनों में डिफरेंस है, सिंबल सेम है बट दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, ये सब जगह लिखते चलना भाई कि डेल्टा ई क्या है? अभी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है। डेल्टा वी क्या था यहाँ पे? अनसर्टेनिटी इन स्पीड। क्योंकि कभी कभी यही लग सकता है कुछ दिनों बाद कि कहीं अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल तो नहीं था, है ना। ठीक है। अब इसका लास्ट मॉडिफिकेशन है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन डिब्रोगली वेवलेंथ और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। उसके फॉर्म में कोई रिलेशन निकालो। अनसर्टेनिटी इन डिब्रोगली वेवलेंथ एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अनसर्टेनिटी इन डिब्रोगली वेवलेंथ, नहीं, टाइम को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे हो उसकी। जैसे जो डिस्टेंस, जैसे मान लो कि डिस्टेंस में चेंज आया कुछ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे गया, तो आप जो उसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब जो मेजरमेंट इन टाइम है वो एक्यूरेटली नहीं हो रहा है। इट्स नॉट टाइम रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, इट्स द
हाउ मच एरर यू गेट व्हेन यू कैलकुलेट टाइम ड्यूरिंग एनी चेंज, है ना। हाँ हाँ, डिब्रोगली वेवलेंथ और पोजीशन, वेवलेंथ नहीं डिब्रोगली वेवलेंथ, पार्टिकल का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो उस पार्टिकल का जो डिब्रोगली वेवलेंथ होगा और उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, उन दोनों में अनसर्टेनिटी में क्या रिलेशन होगा। अनसर्टेनिटी in de Broglie wavelength and position. नहीं, चलो देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले देखो कि हमने पढ़ा था क्या कि लैम्डा ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हाँ, या एम वी, ठीक है। पी क्या होगा, एच अपॉन लैम्डा। ना ध्यान देना, अगर मान लो कि y इज इक्वल टू के एक्स है, ये समझने के लिए साइड में देखना, तो डेल y क्या होगा, k इंटू डेल एक्स। पर अगर y इज इक्वल टू के बाई एक्स है, तो डेल वाई क्या होगा, के बाई डेल एक्स होगा क्या, नहीं, -1/x² इंटू डेल एक्स होगा। लिखता हूं मैं, या आपको समझ में आएगा क्या, -1/x² इंटू डेल एक्स। डिफरेंशिएशन किया होगा ना आप लोगों ने, तो x का डिफरेंशिएशन तो dx ही होता है, राइट, बट 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x² dx, राइट। तो ये जो है उसी तरीके से ये भी आता है, क्योंकि चेंज ही तो निकाल रहे हो आप इन अ वे, तो डिफरेंशिएशन से चेंज ही तो लाते हो आप कैलकुलेट करके, तो इसको यहां पे ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो डेल पी का क्या रिलेशन आएगा अपने पास, डेल पी विल बी माइनस एच तो कांस्टेंट है, लैम्डा स्क्वायर। हाँ वो तो समझाने, हाँ ठीक है, के लिखा, बिल्कुल के लिखना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है आपको कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंटू डेल लैम्डा भी, ऑफ कोर्स, मतलब इफ y इज x then dy is dx, but if y is 1/x then dy is -1/x² dx, है ना। कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है, n आगे आ जाता है टू द पावर x टू द पावर n-1, where n is already -1, इसलिए -1 x टू द पावर -2 हो रहा है। हाँ लिखना पड़ेगा ना, डेल एक्स का टर्म तो रहेगा ही, डेल एक्स तो पहले वाले में भी था। देखो चलो ऐसे समझते इसको, वापस ट्राई करते, देखो ध्यान दो यहां पे, अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स, तो आप dy बाई डी एक्स क्या लिखते हो, 1 लिखते हो ना, तो फिर dy इज इक्वल टू dx हो गया ना, फिर यही उसका मतलब। अब अपन दूसरे तरीके से करते हैं, अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू 1/x, तो आप dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, -1/x², तो dy क्या हो गया, -1/x² dx, तो वैसे हमने वहां पे लिखा है, ठीक है। बहुत झंझट है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना इस स्टेज पे, है ना, सारी मैथ्स फिजिक्स सब पढ़ाना पड़ता है। ध्यान दो, अब इसको हम रखेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन में क्या था, डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल पी को हम यहां से रखेंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, एरर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब है क्या अपने को, हम तो एरर निकाल रहे हैं, एरर नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो सकता है, बट एरर नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे कम होगा एक्चुअल नंबर, है ना। नेगेटिव एरर का मतलब क्या है कि नंबर नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होगा कि नंबर ऊपर जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में मतलब रेंज होगी फिर उसकी, राइट। तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है कि टोटल एरर कितना है, टोटल अनसर्टेनिटी कितना है, तो टोटल अनसर्टेनिटी तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही है ना, नीचे हो या ऊपर हो,
राइट। तो मैग्नीट्यूड ही हम यहां पे रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, h बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल लैम्डा इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहां से आ जाएगा क्या, डेल लैम्डा दैट इज अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। ध्यान रखना ये क्या है, ये रेडिएशन का वेवलेंथ नहीं है, ये किसी पार्टिकल का वेवलेंथ है जो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, h से h तो कैंसिल ही हो जाएगा, खैर तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है लिख लो इसको। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि भाई जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो कैलकुलेशन एक्यूरेट है या नहीं है, वो आप उसके बारे में सर्टेन नहीं हो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो सर्टेनिटी आएगी ही नहीं। दिस लॉ सेज कि भाई आप इससे ज्यादा एक्यूरेट तो कर ही नहीं सकते वैसे भी, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली ये कि आप किसी भी जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखोगे ना तो उनपे एरर्स मेंशन होते हैं कि ये इतने परसेंट एक्यूरेसी के साथ ये इंफॉर्मेशन है, कि मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज 99% एक्यूरेट, मतलब 1% गलत भी हो सकता है वो, राइट। तो दैट 1% के लिए वो अनसर्टेन है। तो वैसे ही यहां पे भी है, पर अगर कहे कोई कि भाई 99% गलत हो सकता है तो आप कोई भरोसा करोगे उस कैलकुलेशन पे, नहीं करोगे ना। इसका मतलब कि भाई वो सही है ही नहीं, वो हम कर ही नहीं सकते कैलकुलेट। नहीं, अगर 99% कोई गलत कहता है तो चलो, अगर सही कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा तो आप कर भी लो। पर अगर मान लो कि कोई कहे कि 99% तक ही सही कर सकते हैं हम, तो फिर नहीं कर सकते, इस लाइक नहीं कर सकते हम सही, है ना, कर ही नहीं सकते सही कैलकुलेट। तो प्रैक्टिकली वो होगा नहीं जो आप कह रहे हो, है ना। तो उस केस में फिर हम नहीं कर पाएंगे कैलकुलेट। ओके, सो इसके अराउंड कोई डाउट? यस, वो तो इसी से निकालेगा ना। अगर इसका एक्यूरेसी इतना है, इसका इतना है, तो अगर इसका कुछ भी आया एक्स वाई जेड तो वैल्यू रख के फिर इसका आ जाएगा अनसर्टेनिटी की, भाई जो भी तुमने निकाला उसमें इतना परसेंट एरर तो रहेगा ही रहेगा। मिड पॉइंट हमें नहीं ढूंढना है, हम ये देख रहे हैं कि क्या होगा अगर इसकी अनसर्टेनिटी होगी और इसमें अनसर्टेनिटी होगी, है ना। अच्छा, अगर आपके मन में डाउट ये है कि लैम्डा कैसे आएगा, तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला थोड़ी है ये। लैम्डा निकालने का फॉर्मूला तो h/p है। एग्जैक्टली वो लैम्डा है और उसके अराउंड एरर कितना आएगा, कि भाई फॉर्मूला वाइज लैम्डा तुम्हारा h/p आ गया, राइट, मोमेंटम आ गया। हाँ, अब तुमने जो मोमेंटम माना है वो मोमेंटम खुद अनसर्टेन है, तो जो तुमने माना है उसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है उसी को रखोगे, एंड देन यू विल ऐड दैट एरर इनटू इट। भाई इतना तो होना चाहिए था जितना कैलकुलेशन कह रहा है, पर उसके अलावा इतना अनसर्टेनिटी भी है,
है ना, लैम्डा इस फॉर्मूले से नहीं निकालना आपने, है ना, ठीक है, लिख लिया, ओके। नाउ एक क्वेश्चन है विच इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, पर फिर भी आपको ये प्रूव करना है यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, है ना, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेव मैकेनिकल मॉडल। सो वेव मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि बोर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, रदरफोर्ड मॉडल ने उससे पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, पर उसने पाथ की डेफिनेशन नहीं बताई थी। बोर ने बस उस सर्कुलर पाथ को डिफाइन कर दिया कि भाई डिस्क्रीट पाथ होता है, ऐसा ऐसा इसका फीचर है। अब de Broglie ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल ही नहीं है, वो तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ कैसे हम कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ कहना ही गलत है। तो फिर एक लेवल और उसके अलावा एडिशनल हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई किसी भी चीज की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली कहना कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में गलत है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट। तो अगर कहीं भी हो सकता है तो वेव मैकेनिकल मॉडल एक्चुअली में यही अज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉन विच इज अ वेव एंड ऑल्सो अ पार्टिकल कैन बी एनीवेयर इन स्पेस फ्रॉम 0 to infinity. There is no concept of orbit there. Orbit होता ही नहीं है। Depending on its energy, it will have a probability कि भाई यहां पे होने के चांसेस ज्यादा होंगे, पर वो हो कहीं भी सकता है, राइट? सो अब हमें यह प्रूव करना है कि अगर ऐसा सच है तो क्या न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है? हमें क्या पता, हम ट्राई करते हैं। सो यू हैव टू प्रूव इट मैथमेटिकली यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इनसाइड न्यूक्लियस। ट्राई करो, एटलीस्ट अप्रोच सोचो कि कैसे करोगे तुम, प्रूव करना होगा तो कि यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इनसाइड न्यूक्लियस। अनसर्टेनिटी पोजीशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन का डेफिनेशन, तो जैसे मान लो तुम्हारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने कैलकुलेट किया होगा कहीं भी पोजीशन, उसमें 100 का एरर है, 100 का एरर है, मीनिंग कि जो तुमने कैलकुलेट किया है उससे एक्चुअल नंबर 100 ज्यादा भी हो सकता है या उस रेंज में कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो एटम के सेंस में आपको ऐसे करना पड़ेगा कि पहले आप मान ही लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसके पास पोजीशन में एरर होने के कितने चांसेस हैं, मतलब इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज मोर देन 10⁻⁻15, तो वैसे भी न्यूक्लियस के बाहर है, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज ही 10⁻⁻15 के रेंज में होती है, राइट? तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको ऑलरेडी पता है कि भाई मैक्सिमम अगर तुम 100% एरर करोगे तब भी 10⁻⁻15 से ज्यादा का गैप आपके पास है ही नहीं। अब ये यूज करके तुम ये प्रूव कर दो कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि फिर इलेक्ट्रॉन शायद न्यूक्लियस के अंदर होगा ही नहीं, राइट? तो ट्राई करो, सोचो जिस चीज की प्रैक्टिकल वैल्यू ही 10⁻⁻15 है उसमें अनसर्टेनिटी मैक्सिमम ही उतना हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, है ना? सो क्या प्रूव करना अपने को कि भाई एटम में न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये प्रूव करना ना। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स। तो जो मैक्सिमम एरर हम कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो इतना ही है। भाई जो साइज है उससे बड़ा एरर कैसे करोगे आप, है ना? तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है कि भाई न्यूक्लियस की जो साइज है वो इसी रेंज में है, तो मतलब उसमें एरर भी उसी रेंज में आएगा। तो यहां से हम मान लेते हैं कि डेल एक्स पूरा उतना ही है जितना एरर है, मतलब जितना साइज है उतना सब एरर ही है, मतलब सब अनसर्टेन ही है कि उसी रेंज में कुछ ना कुछ है। तो फिर हम इसको यूज करेंगे डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m।
ठीक है, तो डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm into del x. So del v will be equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 upon 4 pi into 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 10 raised to power minus 15. राइट, ये होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कितना आया सिंप्लीफाई करके? सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब अनसर्टेनिटी कम से कम उतनी है. स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो अनसर्टेनिटी मिनिमम है, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है. राइट, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया? 10 टू पावर माइनस 46 और माइनस 34 10 टू पावर 12 हो गया. तो 6.6 बाई 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर 12. ये 9 है और ये 4 और ये 3. राइट, तो 12 1/18 आ रहा है क्या? अप्रोक्स 1/18 आ रहा है. तो फिर इसको अगर हम 100 कर ले तो 100/18 6 है ना. सो डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 10. कितना आ रहा है? 5.9 आ रहा है. हाँ, मतलब रफली 6. और ये कौन सा एग्जैक्ट है? मतलब इसमें भी तो हमने ये सब अप्रोक्सीमेशन ही लिया. द पॉइंट इज कि अभी भी बहुत ज्यादा है ना. द अच्छा ये मिनिमम है बाय द वे. द अनसर्टेनिटी इन स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर. मैथमेटिकली इतना आना चाहिए. राइट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कि सिंस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी स्पीड is greater than speed of light, which is practically not possible, since uncertainty. अच्छा, ये लिख रहे हो क्या? ये लिख लो पहले, फिर लिख लो, फिर मैं बोल देता हूं. हाँ जी, डालेंगे अभी यूट्यूब पे, है ना. बता दूंगा मैं आपको, ना अभी अभी इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है ना. ये तब करना आपको जब आपके पास लगे कि सच में जरूरत है ना. इसका पर्पस वो है ही नहीं. इसका पर्पस ये सिर्फ आप समझ पाओ इसलिए है ना. क्वेश्चन लिखो आप कि इफ uncertainty in position is 0.33 picometer, calculate uncertainty in momentum for electron.
पिकोमीटर 10 पर -12 होता है। ऐसा यूनिट लूंगा, जैसे एच की वैल्यू तो ऐसा यूनिट में ले रहे हैं। हाँ तो मीटर में लेना पड़ेगा अपने को लेंथ। कुछ भी 22.7 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। हो सकता है इंटू 10 पर कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ शायद यही है। सो यहाँ पे डेल एक्स आपको दिया हुआ कितना 33 इंटू 10⁻⁻14 है ना। हाँ मतलब 3.33 इंटू 10⁻12 दिया हुआ है तो। और इसको एक काम करते हैं 3.3 इंटू 10⁻13 लिख लेते हैं ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो 6.6 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो आप लिखेंगे डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। सो डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10⁻⁻13। बाय द वे दिया कितना था 0.33 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12। तो ये हमने लिख लिया। इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये दोनों कैंसिल हो गए भाई, ये और ये कैंसिल होकर कितना हो गया 2, ये और ये कैंसिल होकर हो गया 2। सो डेल पी जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100/2 पाई, है ना। ऐसा कोई नंबर रहता है जो कैंसिल हो जाएगा बाद में। 100/2 पाई ये हो गया 10⁻32 राइट। और ये -13 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना हो गया। हाँ सो इंटू 10⁻⁻21 और आ गया तुम्हारा वही नंबर है 1.6 आ रहा ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻22 10/2 पाई इज रफली 1.6। ठीक है, ओके नेक्स्ट करें। ये मिनिमम वैल्यू है, यस। एरर इससे ज्यादा ही होगा या इसके बराबर होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी in position of electron if uncertainty in its velocity, calculate uncertainty in position of electron if uncertainty in its speed
is plus minus 1% in second Bohr orbit of hydrogen. Use the value of speed derived from Bohr model. हाँ, मैं फिर से समझाता हूं एरर को रीड कैसे करते हैं। प्लस माइनस 1% का मतलब यह है कि अगर आपका कैलकुलेशन कहता है कि ये 100 है, तो और आपने बोला है कि इसके साथ साथ मैं प्लस माइनस 1% एरर भी ऐड करता हूं, तो इसका मतलब 100 माइनस 1 से 100 प्लस 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो 100 माइनस 1 से 100 प्लस 1 के बीच में अगर कुछ भी हो सकता है, तो हम दो जो नंबर है बीच में, कि 99 से लेके 101 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये हुआ ना इसका मतलब। तो आप टू जो बीच के नंबर उनके बारे में अनसर्टेन हो ना, कि 99.1 भी हो सकता है, 99.5 भी हो सकता है, 100.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जो अनसर्टेनिटी है यहां से वो आएगी 2, राइट। अगर मान लो यही लिखा होता है कि प्लस 2% माइनस 2% एंड प्लस 1%, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर 100 तुम्हारा बेस लाइन है, तो 98 से लेके 101 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एरर कितना आया फिर 3 का। तो अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये है, अगर परसेंटेज में दिया हो तो, है ना। आप इसको मीनिंग वाइज समझ पा रहे हो ना कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ठीक है, पर हम उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हमने साथ साथ में बोल दिया कि भाई इतना है, पर रफली इतना है, इसमें थोड़ा एक दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो उसको साइंटिफिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अभी हम लोग रफ कैलकुलेशन करते हैं, राइट, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो बोलते हो कि 3.1 है, 3 ले लो, पर आपको बैक ऑफ द माइंड में पता है कि मैंने जो कैलकुलेशन किया उसमें एरर्स हैं। नाउ दोज आर एक्चुअल एरर्स जो हमें दिखते हैं, ये वो एरर है जो हमें नहीं दिखते, पर क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसको हम मान के भी चल रहे हैं कि भाई 2% एरर वो कह रहे हैं तो है, ठीक है। हाँ, मतलब जो भी आपने निकाला होगा उसमें थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। हाँ, डिवाइड हो जाएगा तो फिर नहीं, मतलब मुझे याद तो नहीं है, पर हाँ हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। सो डेल्टा वी जो होगा, क्या आपको लगता है कि डेल्टा वी माइनस 1% ऑफ वी, ठीक है, को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसमें से, v प्लस 1% ऑफ v से। क्या ये समझ पा रहे हो आप कि जो अनसर्टेनिटी होगी वो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच में है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है उतना हम अनसर्टेन है। सो बेसिकली अभी के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा वी हो जाएगा कितना, इसका 1%, स्पीड कितना है भाई सेकेंड ऑर्बिट में, v2 जो होता है वो 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n होता है बोर ऑर्बिट के लिए, और n की वैल्यू क्या है 2, तो z बाई z तो 1 ही है खैर, इंटू 1/2, ये तो हो गया स्पीड। अब इसका 1% कितना हो जाएगा भाई, 2.18 बाई 2 इंटू 10⁴ होगा क्या, या 10⁶/100 कर लो, मतलब अगर तुमको भूल जाओ बाद में तो, इंटू 1/100 ऐसे करते हो ना, तो हो जाएगा 2.18 बाई 2 इंटू 10⁴, ये तो 1% है ना। प्लस माइनस 1% का मतलब इसका डबल, तो डेल्टा वी जो आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस दिस नंबर, 2 टाइम्स, हाँ इसीलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, तो आ गया 2.18 इंटू 10⁴।
हाँ ले सकते 2.2, कोई दिक्कत नहीं। 2.2 लोगे तो 6.6 वाला नंबर इजीली कैंसिल भी हो जाएगा। हाँ क्या, हाँ जो आप कैलकुलेट करोगे स्पेस डेफिनेटली, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में लिया हमने। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यही होता है। अब यहां देखो डेल्टा एक्स हमें निकालना है, डेल्टा वी हम निकाल चुके हैं 2.2 इंटू 10⁴ ले लो अभी। क्यों? क्योंकि आगे ये 6.6 आने वाला है ना, इसलिए -34 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, सब कुछ ऐसा यूनिट में। तो जो अनसर्टेनिटी आएगी वो मीटर में आएगी, ध्यान से देखना। अब अगर हम ये कैंसिल कर दे तो ये हो गया 2, ये कैंसिल कर दिया ये भी हो गया 2, सॉरी 3, सॉरी ये हो जाएगा 3, और 3 को 9 से मतलब इसको छोड़ो, रहने देते हैं, वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेल एक्स 10⁴ है इधर, इधर जाए कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, तो और -38 ऊपर जाके +31 10⁻⁻7, राइट। सो डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है ये 3/4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻7, राइट, मीटर्स में है। अब अगर इसको मैं 10⁻⁻10 लिख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 10⁻⁻10 लिख दूं तो ये हो जाएगा कितना 3000, है ना। सो 3000 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 9.1 एंगस्ट्रॉम। ये नंबर एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, कितना 5.5 तो 55 हो गया ना फिर तो। हाँ हाँ कैलकुलेटर से, हाँ ये दोनों कुछ तो कैंसिल हो जाए। 26.5 आ रहा है, जो कि सेकेंड बोर ऑर्बिट की लेंथ रेडियस से बहुत ज्यादा है ना। मतलब जो सेकेंड बोर ऑर्बिट का हम रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, और वो भी तब जब तुम्हारे स्पीड में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है। अगर और कम और एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे स्पीड तो ये नंबर और बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि ये नंबर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग स्पीड विथ मोर एक्यूरेसी, और जितनी एक्यूरेसी से स्पीड कैलकुलेट करते जाओगे उतना ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो मतलब ये अनसर्टेनिटी और बढ़ती जाएगी, मतलब ये इंफिनिटी तक जा सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन वेव मैकेनिकल मॉडल, कि एक इलेक्ट्रॉन 0 से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, ये देखने वाले पे डिपेंड करता है ना। हाँ, ताकि हम विजुलाइज कर सके कि एक एटम की जो रेडियस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है फर्स्ट ऑर्बिट का, और 0.529 इंटू 4 होता है सेकेंड ऑर्बिट का, जिसको तुम कैलकुलेट भी कर लोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये उसका कितना टाइम्स है 13 टाइम्स, और वो भी तब जब तुम्हारे स्पीड में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अगर स्पीड की अनसर्टेनिटी को कम करो तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, राइट, समझ में आ रही बात। तो यही इन सब चीजों को देखते हुए फिर फाइनली हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मिल सकता है, देयर इज नो ऑर्बिट। हाँ, देयर विल बी प्लेसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर इन एन एटम फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब 2-3 ग्राफ करते हैं, फिर इस टॉपिक को रैप करते। हो गया। हाँ कुछ ग्राफ्स पूछते हैं इसमें जो आप वैसे ही बता सकते हो। जैसे पहला बताओ मुझे आप, डेल्टा एक्स वर्सेस डेल्टा पी का ग्राफ कैसा होगा। हाँ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो क्या है, वैसे तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी सब कुछ चेंजिंग है,
बट जो मिनिमम डेल्टा एक्स और मिनिमम डेल्टा पी की बात करें अगर हम लोग, तो h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, राइट। तो क्या, क्योंकि नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकली वही तो हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि अगर पोजीशन सर्टेनिटी से निकालोगे तो मोमेंटम इन्फिनिटी हो जाएगा, उसमें एरर इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इसका ग्राफ मैथमेटिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं बाय द वे, है ना, यहां पे डेल्टा एक्स और यहां पे डेल्टा पी है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। और क्या ग्राफ पूछ सकते हैं, देखो इसमें और क्या निकाला था, हाँ एनर्जी एंड टाइम का, अनसर्टेनिटी का भी पूछ सकते हैं, सेम ही हो जाएगा वो। स्पीड और टाइम का भी, सॉरी स्पीड और पोजीशन का भी सेम ही ग्राफ होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही लेंगे हम उसमें, राइट। तो कोई भी ग्राफ ले लो आप, सेम ही आएगा, डेल्टा वी वर्सेस डेल्टा एक्स का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। उसका ग्राफ थोड़ा ट्रिकी है, डेल्टा एक्स वर्सेस डेल्टा लैम्डा का अगर ग्राफ निकालोगे तो उसमें लैम्डा को कांस्टेंट लेके करना पड़ेगा, तो है ना। लिख लिया क्या, हो गया, ठीक है। सो आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए इसी टाइप के क्वेश्चन। देखो इसमें एक ही तो फॉर्मूला है, तो कभी मास और वेलोसिटी का पूछ लेंगे, मास और सॉरी स्पीड और पोजीशन का पूछ लेंगे, कभी स्पीड और मोमेंटम का पूछ लेंगे, सॉरी मोमेंटम और पोजीशन का पूछ लेंगे, कभी कभी ग्राफ नहीं, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट में बता रहा हूँ, और ग्राफ में भी वही, और लास्ट क्या था, एनर्जी और टाइम का। यही कुछ है जिनमें फॉर्मूला वही है, एक दो नंबर चेंज हो रहे हैं, तो सारा फॉर्मूला एक बार हम लोग लिख लेंगे। पर उससे पहले आगे का हम स्टार्ट करें उससे पहले क्विकली एक बार हम लोग अभी तक जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं आपकी हेल्प से, मतलब आप बोलते चलोगे और अपन लिखते चलेंगे, ताकि आपका शॉर्ट नोट्स यही बनता चले इन अ वे, मतलब इसी फ्रेमवर्क पे आपको शॉर्ट नोट्स बना। जैसे सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था ऑफलाइन लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, photoelectric effect is based on what nature of photon, particle nature, right, because it strikes the electron and electron बाहर निकलता है, ठीक है। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, फॉर्मूला एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना, क्योंकि इससे कम हो सकता है अगर कुछ लॉस हो जाए तो, बट आइडियली मैक्सिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। फिर हमने इसको मॉडिफाई किया था, इसको लिखा था एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई नॉट प्लस के ई मैक्स, या फिर इसी को आप एच सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स। फिर हमने लिखा था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स या हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ के ई मैक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर में। ऑल्सो हमने लिखा था वर्क फंक्शन जो होता है वो एच न्यू नॉट के बराबर होता है, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अच्छा, इसी के अराउंड सारे ग्राफ भी बनाए थे अपन ने, कोई भी ग्राफ आपसे पूछो इसी इनमें से कोई क्वेश्चन उठाओ और आप उसको मॉडिफाई कर दो, जो जिसका ग्राफ पूछ रहे हो उसको वाई मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो उसको एक्स मान लो, सॉल्व कर लेना मॉडिफाई करके। तो ये तो फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, क्या था, हाँ क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, यूवी नहीं था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन ई, और नेगेटिव में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पर इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता था जितना काइनेटिक एनर्जी होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
और आई थिंक यहां से अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया था। इसमें कुछ कुछ चीजें थी, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं पर उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स से फर्क नहीं पड़ता। और हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा और इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा फोटो, मतलब सॉरी, फोटोन स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा इसके बीच में। हाँ, कि मतलब यस, तो मिनिमम एनर्जी उतना लगेगा। क्वेश्चन करने के लिए हमको बहुत सारे प्रिंसिपल यूज कर रहे थे कि भाई अगर सिर्फ पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कितना लगेगा, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ज्यादा और बराबर, है ना। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, फिर तो आई थिंक बोर मॉडल स्टार्ट ही हो गया था अपना। सो बोर्स मॉडल में हमने क्या क्या किया था भाई। अच्छा, बाय द वे मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बोर मॉडल ही है, एंड देन वे मैकेनिकल मॉडल, और उसके बाद जो छोटे बाकी टॉपिक है कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कितने टोटल 23 क्वेश्चंस हैं शायद, है ना, यही होते ना। 23 होगा। ओके, सो बोर्स मॉडल में सबसे पहला, विच इज नॉट अ फॉर्मूला, बट हमने पढ़ा था क्या कि mvr इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया, ये है बस, है ना, इतना होता है। फिर हमने डिराइव सबसे पहला फॉर्मूला क्या किया था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर हमने थर्ड फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या, 2.18 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। फिर हमने फोर्थ एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था क्या, -13.6 z स्क्वायर बाय किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और यही हो जाता था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। राइट, ये हमने डिराइव किया था। अच्छा, इसमें हमने कुछ रिलेशंस भी ढूंढे थे क्या, कि यस, काइनेटिक एनर्जी क्या जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है किसके, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के, कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑपोजिट इन साइन। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात ना करनी हो तो साइन इंक्लूडेड, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भाई, U इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी En, जहां पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, En क्या है, टोटल एनर्जी है, और Ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, U है, U का पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है ना, आप P लिख लो, आपको याद रहेगा, P इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जिसको हम U से भी लिखते हैं। लिखेंगे ना, जगह नहीं है ना। जगह नहीं है, जगह नहीं है, अगले पेज पे करें। अरे ले, अब शुरू कर रहे हो लिखना, देखना क्या है, लिख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। T1 बाई T2 जो था, क्या था उसका रेशियो भाई, टाइम पीरियड NQ बाई Z स्क्वायर,
है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या था, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, यही था। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, n1 बाई n2 का होल क्यूब अगर जेड सेम है, ये था ना। और अगर हमें पूरा फॉर्मूला लिखना है, या फिर पहले जेड के फॉर्मूला लेते, z1 z2 बाई z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये है फॉर सेम एटम बट डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। और ये है फॉर डिफरेंट एटम्स बट सेम ऑर्बिट। बोर एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इसमें, क्या, R1 बाई R2 टू द पावर 3 बाई 2 किया था क्या, ये हमने डिराइव किया था लास्ट पे। रेडियस के फॉर्म में अगर करना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा जो भी हमने निकाला है। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला निकाला था, क्या, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। वो बोर डी ब्रोगली इक्वेशन में पढ़ा था, बट अब हम बोर में ही डाल देते हैं ताकि इस बोर ऑर्बिट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो एक जगह हो जाए। क्या था भाई, 3.3 इंटू क्या था, n बाई जेड या जेड बाई एन, हाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, हाँ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या था, 3.3 जेड बाई एन या n बाई जेड, n बाई जेड। तो यहां से आ जाएगा n बाई जेड, किसमें था ये, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का भी फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, क्या था, n1 बाई n2 इंटू z2 बाई z1, ठीक है। ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन। फिर हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सारी सीरीज करी थी। उसकी डेफिनेशन का मैं नहीं करा रहा, सीधे फॉर्मूला करेंगे हम लोग, क्या, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या था भाई, हाँ, या तो 2.18 लिख लो या 13.6 लो, जो भी, चलो, हाँ 13.6 क्या था, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 and n2 will keep on changing depending on series or depending on question, है ना। हाँ वो भी कर लेंगे, चलो, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह। तो यहां से 1 बाई लैम्डा विच इज वेव नंबर का हमने सीधे फॉर्मूला लिखा था, क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट विच इज 13.6 अपॉन hc, और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1.09 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स, हाँ, इंटू 5 हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। नाउ RH इंटू 1 बाई वही n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, एंड इट्स यूनिट विल डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ RH, कि RH आप सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हो, कि आप मीटर इनवर्स में ले रहे हो, कि एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो, ठीक है। और इसके हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे थे, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हाँ, n1 n2 की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज अलग अलग आते जाते हैं, राइट। हाँ, उसके बाद हमने इसी में डिस्कस किया था, क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इज क्या, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, विच इज अगेन 2.18 इन 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर पर एटम। जूल पर एटम, जहां पर जेड स्क्वायर इज द वेरिएबल, ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। ये था आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला। आयनेशन एनर्जी के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, बाइंडिंग एनर्जी। वो ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी करता था, पर फॉर्मूले में क्या था, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसको मैं जूल वाले में नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है क्या करना है। 13.6 को 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कर दो, जूल में हो जाएगा। हाँ,
उसमें नहीं, पर वो फिर बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है, दैट इज नॉट कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। पर उसको उसको भले आयनाइजेशन एनर्जी वो बोल रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, बट इन जनरल डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम कि उसके ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जाने के लिए। बट क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं कि भाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो उसको आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो ऑलरेडी उसके पास इतनी कुछ एनर्जी है, ऐसा सोचो कि आयनाइजेशन एनर्जी में जितनी चाहिए उसमें से थोड़ा सा आप ऑलरेडी दे चुके हो, क्योंकि अगर वो नहीं दे रहे होते तो वो खुद ही ग्राउंड स्टेट में आ जाता है ना। हाँ तो पता चल जाएगा डेफिनेटली। नहीं, एन स्क्वायर इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ द स्टेट जिसकी बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल रहे हो। जैसे मान लो सेकंड स्टेट की निकाल रहे हो कि थर्ड स्टेट की, हाँ अगर एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट विच इज ऑल्सो इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। ठीक है, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी के अलावा हमने एक और पढ़ा था क्या, एक्साइटेशन एनर्जी, वो क्या था 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वही सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, बस n1 और n2 डिपेंड करता है, ये क्या हो जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राउंड स्टेट से किसी भी nth ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, तो यहां पे n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसका। ठीक है, और तो कुछ नहीं रह गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय द वे। अब हाँ, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल सेम चीज है, जो यहां पे मैग्नीट्यूड आया उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको वोल्ट में लिख दो, आ गया। वन माइनस, क्योंकि हमने उसमें लिखा था एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट, nth एक्साइटेशन एनर्जी। देखो फॉर्मूले में यहां पे क्या रखते हो उससे मतलब नहीं, जैसे मान लो मैंने फॉर्मूले में यहां पे लिख दिया, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे मान लो n की वैल्यू 5 अगर रखोगे तो आप फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज द ओनली मीनिंग, और कुछ नहीं है ना। हाँ n मैक्स का, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन फॉर सिंगल एटम कितना था n2 माइनस n1, हाईएस्ट ऑर्बिट अपॉन लोएस्ट ऑर्बिट, जहां से जहां आ रहा है, ये n2 है, ये n1 है, बीच में और भी बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे। ठीक है, अभी बातें नहीं पीछे, n मैक्स फॉर सैंपल ऑफ एटम्स, हाँ तो क्या हो जाएगा डेल एन इंटू डेल एन प्लस 1/2, वेयर डेल एन इज क्या n2 माइनस n1। इसी में हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम nth स्टेट, तो बस n डेल्टा n की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1, तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, हाँ n इंटू n माइनस 1/2। ये कब लगाना है, जब ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है, कुछ नहीं करा, डेल्टा n की वैल्यू रख दी बस। ठीक है, बोर मॉडल में और कुछ, वो सब नहीं करेंगे। ऐसी चीज करो जो जनरली पूछी जाती है, जो एक्सेप्शनली पूछी जाएगी वो तो आप अलग से पढ़ोगे ही, है ना, उसके लिए तो आपको अलग से दिमाग लगाना है। ये रिवीजन उस चीज के लिए हो रहा है जिससे कि आपके जो बीटेस्ट विटेस्ट एग्जाम हो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से कवर हो जाएगा, है ना। हाँ वो बोर मॉडल से पहले की बात है, ऑनलाइन वाला रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा। हाँ कर लिया, वो सब कर लिया ना, ध्यान देंगे, हमने डी ब्रॉगली पे आ गए थे फिर इसके बाद, है ना। तो थर्ड टॉपिक है, थर्ड मतलब पार्ट है बेसिकली, टॉपिक तो ये बहुत सारे पढ़ लिए हमने इसमें, बट थर्ड पार्ट है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था,
हाँ फॉर्मूला ही लिखना, एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी और एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये तीन अलग अलग फॉर्मूला हो गया, एक साथ लिख दिया आपने। फिर हमने लैम्डा के लिए क्या पढ़ा था, एच अपॉन अंडर रूट 2m qv for charge particle where q is charge of that particle and v is potential through which it is accelerated। और फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए यही फॉर्मूला होता था अंडर रूट 150 बाई v where v is potential, और ये वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम में। सर वो एक मास ऑफ फोटोन का करेंगे सब छोटे मोटे फॉर्मूला वार्मूला, अभी हम जिस टॉपिक में उसकी बात कर रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, मतलब ये मारो उसको, है ना। हाँ, सो लैम्डा ये हमने निकाल लिया। और क्या हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली इक्वेशन में, दो ऑर्बिट के बोर आउट मॉडल में लिख दिया मैंने रेशियो, बोर इलेक्ट्रॉन के लिए बोर एटम के लिए जो सब भी था वो हमने उधर लिख लिया। और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ 2 पाई आर उधर ही लिखना चाहिए था वैसे, बट इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन एनी nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू n। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन नहीं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय दैट ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसी से तो प्रूव किया था कि n इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, ठीक है। कौन सा रेशियो, सब नींद में हो तुम लोग, उठ के जागो, एक पेज पीछे जाओ। अभी मैंने यहां पे बोर मॉडल में करवा दिया, इधर ही देखो, ये देखो, है ना, ठीक है। अब हाँ, यहां से हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने अभी एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं, मतलब बोर मॉडल एंड उसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ लिया है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे चलेगा। जैसे अभी हम बोर मॉडल के हिसाब से देख रहे हैं, थोड़ा स्लो करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फिर अगर आप बाहर से फोटोन डालते हो, है ना, तो फोटोन डालोगे जो अगर इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा फोटोन, तो उधर भी ध्यान देना, ये सब फोटोन से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग वेवलेंथ के। व्हाइट लाइट दे रहे हैं ना, व्हाइट लाइट पास करे तो सारे फोटोन्स अवेलेबल है अपने पास, उनमें से कोई एक स्ट्राइक करेगा, ध्यान से देखना जब स्ट्राइक करे तो। हाँ वापस आ गया क्या नीचे, हाँ कहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है, ध्यान दोगे यहाँ पे। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, 6th ऑर्बिट में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, वापस आएगा, क्योंकि जब तक एनर्जी दिया तब तक रहेगा और सडनली फिर वापस आएगा। वापस आएगा तो ध्यान से देखना है कि रेडिएशन एमिट होगी, एक फोटोन इसमें से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखना, सब जा रहे हैं अंदर, एक निकलेगा जब वो वापस आएगा। आया क्या, N2 में गया, फिर वापस आया, फिर फोटोन निकला, मतलब चलता रहेगा बेसिकली, दैट्स द थिंग। और ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी स्पेक्ट्रम पे, यहाँ कलर भी दिखा रहा है, और स्लो करोगे, पॉज करोगे तो, पर ये आ जा रहा है जब तक मैं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोसेस फास्ट होता है, राइट। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, फिर वो वापस आ रहा था, एक फोटोन निकलता हुआ दिखेगा आपको, एंड ये चलता रहेगा प्रोसेस। नाउ डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव फॉर्म करता है, हमने पढ़ा था ना, ऑर्बिट नंबर के बराबर, तो वो एक ही वेव है, सिंगल वेव है, देखो सिंगल ही वेव है। सेकेंड ऑर्बिट का वेट करो, है ना, जाए तो बताना मुझे। देखो कौन से ऑर्बिट में, ये फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव्स फॉर्म करेगा, ये काउंट करना आप, है ना, ऐसे दिख रहा है आपको, वेव की तरह चल रहा है,
फिर क्या फिफ्थ ऑर्बिट में और ज्यादा वेव्स बना रहा है, और एक फोटोन बाहर जाते हुए भी दिख रहा है, देखो ये जब नीचे आ रहा था, है ना। हाँ अरे तो अब जगह भी तो होनी चाहिए ना इतनी, क्योंकि ऑर्बिट का गैप ज्यादा होता है भाई, आगे जाते हैं तो एनर्जी का गैप कम होता है, बट ऑर्बिट का n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने जो ड्रॉ किया है वो एक्चुअल गैप्स जो होते हैं उसी प्रोपोर्शन में ड्रॉ किया है। हाँ मतलब वेव है तो, क्योंकि वो कहीं भी हो सकता है ना फिर ना। हाँ हाँ आते हैं। अब जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या है कि श्रोडिंगर के हिसाब से, देखो हमने क्या बोला, डी ब्रॉगली तक ये था कि भाई वेव की तरह बिहेव कर रहा है, पर जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो हमें पता चला कि क्या कहाँ कर रहा है हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम सर्टेन ही नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो कैसा दिखेगा, पूरे फर्स्ट ऑर्बिट में फैला होगा, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं इसको हम लोग, है ना, कि वेव है। फिर ये देखो पूरा इलेक्ट्रॉन है, वेव की तरह, जैसे वेव में ट्रांसफेरेंस इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, वैसे सारी चीज इलेक्ट्रॉन भी करता है। तो अलग अलग ऑर्बिट में जा रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स ही है। जो आपको डार्क पैटर्न्स दिख रहे हैं ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन। देखो ये वेव बना रहा है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, और उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही क्या है, देखो कहीं ऑर्बिट दिख रहा है तुमको इसमें, एटम में ऑर्बिट है ही नहीं, क्योंकि कोई फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ ही नहीं है ना। अब तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी है, बस अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग टाइप का पैटर्न बना रहा है वो। और उस एनर्जी की कैलकुलेशन हम करते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी, ऑर्बिटल का शेप, ये पैटर्न जो बन रहा है उसका पता करना। अभी बनने दो एक पैटर्न, वेट करते हैं। हाँ जब ये पैटर्न बन रहा है वो कैसे और क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सारी चीजें हम करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल में। एंड टेक्निकली बाकी सारे मॉडल से तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है समझना, है ना। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हम, छोटे छोटे टर्म समझना, देन उस पर बिल्ड ऑन करेंगे क्या और हो सकता है। अभी के लिए ब्रेक ले लो, पहले रेस्ट करो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।